गली के अंदर आते ही कनक ने देखा कि बाएं हाथ की तरफ लाला की किराने की दुकान, उसके बगल में कॉपी किताब की दुकान और उसके बगल में मुन्ना चाचा की मिठाई की दुकान, जहां अक्सर पापा के साथ जलेबी खाने आती थी। सब कुछ वैसा ही था, बस थोड़ा दुकानों पर पुताई और रंग हो गए थे, थोड़ा रोशनी और चहल पहल पहले से ज़्यादा हो गई थी। तभी सामने से एक बूढ़े सज्जन निकले और अपना चश्मा ठीक करते हुए बोले, अरे तू तो अपनी प्रिंसिपल साहब की बेटी कनक है। कैसी हो बिटिया, बहुत समय बाद देखा तुमको। अच्छा किया बिटिया जो तुमने अपनी बेसहारा माँ के लिए वक्त निकाल लिया। फिर क्षण भर रुक कर बोले कि प्रिंसिपल साहब के जाने से बेचारी बहुत दुखी थी। वो हल्के से मुस्कुराई और रिक्शा हिचकोले खाते आगे बढ़ गया। कनक मन ही मन सोचने लगी कि अच्छा हुआ कि गली और दुकानों के साथ साथ रिश्ते भी नहीं बदले। तभी घर आ गया। घर के सामने पहुंचते ही अंदर से दीपक आया और बोला कि चाची, कनक दीदी आ गई हैं, आप अंदर चलो, मैं सामान लेकर आता हूँ। दीपक उनके घर का पुराना नौकर था और माँ पापा के साथ यहीं रहता था। ड्राइंग रूम से अंदर दाखिल हुई तो सामने से माँ चली आ रही थी। माँ को देखते ही कनक का कलेजा मुंह तक आ गया। हे भगवान, माँ का क्या हाल हो गया है। इस हालत में वो माँ से अपनी बात कैसे रखेगी, जिस मकसद से वो यहाँ आई थी। मगर कुछ भी हो, बात तो करनी ही होगी। माँ बेटी मिलते ही रो पड़ी। थोड़ी देर तक माँ बेटी ऐसे ही बैठी रहीं। जब दीपक चाय लेकर आया तब जाकर दोनों सहज हुईं। दीपक बोला कि चाची, हमने आपको समझाया था कि जब दीदी आए तो रोना मत, मगर आपने मेरी बात नहीं सुनी। वो माँ से इतने अधिकार से बात कर रहा था कि कनक को उसका इतना अपनापन दिखाना अच्छा न लगा। इसके बाद माँ ने खाना बनाया और सब लोगों ने खाना खाया और कनक माँ के साथ सोने चली गई। दिन भर की थकान के कारण लेटते ही सो गई। सुबह उठी तो माँ पूजा में बैठी अपने गोविंद जी से बातें कर रही थी। तो उसने पूछा कि माँ क्या बोल रही हो अपने भगवान जी से। माँ ने कहा कि कनक अपने साथ बच्चों को भी ले आती तो होली में कुछ और रौनक हो जाती। वैसे भी तुम्हारे पापा के जाने के बाद यह पहली होली है। माँ, वो चिंटू का एग्ज़ाम था तो मेरे साथ नहीं आ पाए, तभी तो उन्होंने भेजा है हमें कि तुम माँ के साथ रह लोगी और वो सभी लोग होली की छुट्टियों में आ रहे हैं। माँ पूजा करके रोज की तरह बाहर बरामदे में चाय पीने आ गई। वहीं बगल में कनक बैठी थी। माँ ने चश्मा लगाया और अखबार पढ़ने लगी। तभी कनक ने प्यार से माँ को गले लगाते हुए कहा कि माँ, तुमसे कुछ बात करनी है। माँ ने उसके सर पर हाथ फेरा और कहा कि क्या बात है बेटा, कल से लग रहा है कि तुम कुछ कहना चाह रही हो। कनक ने कहा कि देखो माँ, मेरी बात को ध्यान से सुनना, अन्यथा मत लेना। अपना जो कानपुर में प्लॉट है उसे हम बेचने की सोच रहे हैं। तुम अच्छी तरह जानती हो कि गुप्ता जी और पापा ने ये प्लॉट साथ में खरीदा था। अब तो दोनों ही नहीं हैं और उनका बेटा तो बहुत ही बदतमीज है। उस प्लॉट को लेकर उसने पापा को कितना परेशान किया था। इतने सालों से हमारी प्रॉपर्टी ऐसी ही पड़ी है। माँ बोली कि वो सब तो ठीक है, पर तुम्हें पता है कि उनकी क्या स्थिति है। क्या तुम यह भी भूल गई कि उस झगड़े के 3 महीने बाद ही उनकी एक हादसे में मौत हो गई थी। फिर भला गुप्ता आंटी से कैसे बात करते। तुम्हारी आंटी ने घर पर ही परचून की दुकान खोल ली थी और उसी दुकान से अपने घर का खर्च चलाती थी। किसी तरह अपने जीवन की गाड़ी को खींच लाई थी। अगर हम उस प्लॉट में कुछ भी करते तो उस बेचारी का क्या होता। उनका हिस्सा तो पीछे का था, इसलिए तुम्हारे पापा ने भी कुछ नहीं कहा। और वैसे भी हमारे पास भगवान का दिया सब कुछ है। मगर माँ, ठीक है, वो तब की बात थी। अब तो सुना है कि उनका बेटा दिल्ली में किसी अच्छी कंपनी में नौकरी कर रहा है। मुझे नहीं लगता कि हमें और दया दिखानी चाहिए। मगर कनक, वो तो ज़मीन का एक छोटा टुकड़ा तो ही है, छोटी सी ज़मीन। जानती हो माँ, उसकी कीमत आज करोड़ों की है, पर सूरज भी उसे बेचना चाहते हैं। अब तुम बताओ तुम्हें क्या करना है। माँ ने अपना चश्मा हटाया और दोनों हाथों से गहरी सांस लेते हुए आंखों पर हाथ फेरा। बेटा, जो तुम दोनों को अच्छा लगे, पर एक बात का ध्यान रखना कि किसी का दिल न दुखे। कुछ क्षण रुकी, फिर पापा की बैठक में चली गई और कनक चुपचाप वहीं निस्तब्ध बैठी रही। कुछ दिनों बाद ही सूरज भी आ गए। उन सबके आने से माँ के चेहरे पर थोड़ी सी खुशी भी झलक आई, पर न जाने क्यों कनक को लगता कि माँ उससे कुछ नाराज हो गई। बहरहाल हम दोनों ही समझ गए थे कि माँ प्लॉट नहीं बेचना चाहती हैं, पर हम दोनों ने भी तय कर लिया कि माँ कुछ भी सोचें, अब फैसला तो हम दोनों को ही लेना है। ऐसे भी माँ की उम्र हो चली है। सूरज ने आते ही प्लॉट बेचने के लिए कई लोगों से बात करना शुरू कर दिया। सुबह शाम बैठक में लोगों का आना जाना शुरू हो गया, पर वाजिब दाम न मिल पाने के कारण कहीं कुछ बात नहीं बन पा रही थी। कनक चाहती थी कि सब कुछ फाइनल करके होली बाद वापस लौट जाए,
वैसे भी माँ की तरफ से कुछ ऐसी प्रतिक्रिया भी नहीं थी, पर होली वाले दिन कुछ ऐसा घटा कि कनक और सूरज को अपना निर्णय बदलना पड़ा। घर में सुबह से ही सन्नाटा पसरा था, सारा वातावरण गुमसुम था। बच्चे अभी सो रहे थे, नहीं तो शायद उनकी आवाज़ ही गूंजती। तभी एक औरत ने घर में प्रवेश किया और जोर जोर से रोने लगी। आवाज़ सुनकर घर के सभी लोग बाहर आ गए। अरे ये तो गुप्ता अंकल की पत्नी है, जिनसे हमारी अच्छी खासी दुश्मनी चलती थी, वो यहाँ क्यों आई? एक पल विचार आया कि उन्हें प्लॉट बेचने का पता चल गया क्या, लेकिन वो तो और जोर जोर से रोने लगी और कनक का हाथ पकड़कर वहीं ज़मीन पर बैठा लिया और कहा कि बेटा, मुझे आज ही तुम्हारे पापा की खबर मिली है। उनके जाने से हम बेसहारा हो गए, अब कैसे मेरा चूल्हा जलेगा। उधर कनक को कुछ भी पल्ले नहीं पड़ रहा था। कनक ने कहा, साफ साफ बताओ बेटा, तुमसे क्या छुपाना। मेरे बेटे रमेश की नौकरी दिल्ली में लग गई थी और वहीं उसने एक लड़की से शादी कर ली थी और मेरी जो छोटी सी दुकान थी उसे भी बेच दिया। एक दिन मैं 3 दिन की भूखी हनुमान जी की मंदिर की सीढ़ियों पे बैठी थी और तुम्हारे पापा भी रोज मंदिर दर्शन करने आते थे। उन्हें मुझ पर दया आ गई और मेरी गलतियों और बेटे की बदतमीजी को भूलकर बोले, ये लो 2000 रुपये और खाना खा लो। तुम्हें भूखे मरने की ज़रूरत नहीं, मैं जब तक जिंदा हूँ तुम्हें भूखे पेट नहीं सोना पड़ेगा। इसके बाद हर 10 तारीख को दरवाजे पर पैसा रखकर तेजी से वापस चले जाते थे। इन 10 सालों में वो न कभी पैसा देना भूले और न कभी बात की, बस फरिश्ते की तरह आते और चले जाते। उधर कनक की आंखों के रास्ते गर्म पानी बहकर गालों पर लुढ़कता आ रहा था। कनक ने सामने दीवार पर लगी अपने पापा की फोटो को देखा और उसे लगा कि पापा अब भी कह रहे हैं कि बेटा, तुम अब तो बदल जाओ, वो शख्सियत बनो कि मुझे तुम पर गर्व हो। जीवन में रिश्ते नहीं, रिश्तों में जीवन ढूंढो। कनक आंटी को उठाते हुए बोली, आप बेसहारा कैसे हो गई? वो आपकी जिम्मेदारी हमें दे गए हैं। जैसे पापा आपको पैसे देते थे वैसे ही उनकी बेटी आपको पैसे देगी। तभी प्लॉट का खरीदार आ पहुंचा। कनक ने कहा कि अब हमें प्लॉट नहीं बेचना। माँ दूर बैठी सारा नज़ारा देख रही थी। पास आकर कनक को गले लगा लिया और बोली, कनक, ये तेरे पापा की परवरिश का रंग है, एक दिन तुझ पे चढ़ना ही था। ये होली के कच्चे रंग नहीं जो समय के साथ धुल जाएं, ये हमारी परवरिश का ऐसा रंग है जो आसानी से छूटे नहीं। तभी पीछे से बच्चों ने पिचकारी से सभी के ऊपर रंग डालकर खुशियों से सराबोर कर दिया। अगर आपको ये कहानी पसंद आई है तो ऐसी ही और कहानियाँ सुनने के लिए इस वीडियो को करें लाइक और चैनल को करें सब्सक्राइब। आपका थैंक यू, शुक्रिया, धन्यवाद।